Hello students, welcome to today's newspaper analysis. So starting from the editorial page of the Hindu, a new direction for India-US ties. डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का लिखा हुआ ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आज मिल सकती है। इसके अगर हम अलग अलग आस्पेक्ट्स को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स जो हैं वो भी बताए गए हैं सॉरी। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें फर्स्ट पैराग्राफ ऑनवर्ड्स, तो 1940s के अंदर हमें पता चलता है कि जब प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उस समय यूएसए ने इंडिया की इस इंडिपेंडेंस की कॉज को सपोर्ट किया। 1950s के दौरान यूएसए का प्लान था कि चाइना को परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से हटा दिया जाए और इंडिया को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बट दिस ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया। 1953 के दौर की अगर हम बात करेंगे तो यूएसए को ये लगा कि इंडिया इज़ टिल्टेड टुवर्ड सोवियत यूनियन एंड चाइना कोरियन वॉर के दौरान, तो यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। यूएसए मेड पाकिस्तान ए मेंबर ऑफ सीएटो, साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और सेंटो द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री होती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान रेज द कश्मीर इशू इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये भी दौर रहा। 1961 के दौरान अगर मैं बात करूं, 60s के दौरान, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का दौर रहा। इंडिया ने फॉर्मली ये कहा कि हम अलाइन नहीं करते हैं किसी भी ग्लोबल पावर के साथ, और कोल्ड वॉर का ईरा था, तो इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। 1962 की अगर हम बात करें, यूएस हेल्प्ड इंडिया टू एस्टैब्लिश वन ऑफ द फर्स्ट आईआईटीज एट कानपुर, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और इंडो चाइना वॉर हुई, यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया, और यूएसए ने मैकमोहन लाइन को भी जो है वो बॉर्डर के तौर पर सपोर्ट करना शुरू किया। 1960s के दौर में ही इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर था उसको सपोर्ट किया। 1971 में यूएसए ने अगेन पाकिस्तान को सपोर्ट किया इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और क्योंकि इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था सोवियत यूनियन के साथ। 1970s के दौरान यूएसए ने चाइना को सपोर्ट करना शुरू किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की चाइना के साथ। 74 की अगर हम बात करें, इंडिया यूएस टाइज डिटीरियोरेटेड जब इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट किया था पोखरन राजस्थान में। 1978 में यूएसए एंडेड ऑल न्यूक्लियर असिस्टेंस टू इंडिया व्हेन इंडिया रिफ्यूज टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज बाय द आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंस्पेक्टिंग बॉडी है। और 1991 के दौरान जब हम बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो इंडिया फोर्स्ड यूएसए टू रिकमेंड आईएमएफ टू प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडिया, ऐसा भी रहा है। और इन रिटर्न इंडिया गिव परमिशन टू refuel the US Air Forces planes in the first Gulf War when Iraq occupied Kuwait। तो ये भी रिलेशनशिप का दौर जो रहा है। और 1998 में इंडिया के ऊपर फिर से न्यूक्लियर सैंक्शंस लगे जब इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया, अगेन पोखरन में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं। फिर 2000 का दौर आया, बिल क्लिंटन का दौर आया, यूएस से इंडिया की टाइज जो हैं वो स्ट्रेंथन अप होनी शुरू हुई। मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बता दिया। और 2001 में जो सैंक्शंस 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगाई गई थी वो उठा दी गई। 2005 के बाद हालात काफ़ी सुधरे, एनर्जी सिक्योरिटी में हमने डायलॉग किया, डिफेंस रिलेशनशिप हमारे अच्छे होने शुरू हुए, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इनिशिएटिव जो है वो उसमें हमारा अच्छा रिलेशनशिप होना शुरू हुआ, जिसमें हमने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अलग अलग किया, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज़ के जो सेफ गार्ड्स थे उनको हमने जो है वो अडॉप्ट किया। और 2008 में एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, मेक ए स्मॉल नोट ऑन इट, अलाउड एन एग्जम्पशन टू इट्स रूल्स टू परमिट इंडिया टू एंगेज इन न्यूक्लियर ट्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 3 decades। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हमें न्यूक्लियर ट्रेड करने की परमिशन मिली। 2014 की अगर हम बात करें, यूएस हेल्प इंडिया टू डेवलप लो कार्बन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स। 2014 के बाद काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। और लो कार्बन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स मतलब नॉन पॉल्यूटिंग
टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट हो गया, रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स की बात हो गई। 2016 में डिफेंस पार्टनर के तौर पर, 2018 में जो है वो कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट वाज साइंड। 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुई है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको GSOMIA कहा जाता है, ये 2002 में साइन हुआ था शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए। फिर इसके बाद LEMOA 2016 में साइन हुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में। और इसमें क्या था, टू गिव एक्सेस टू बोथ कंट्रीज टू डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज ऑन आइदर साइड फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमकासा का रेफरेंस आया। 2018 में 10 सालों के लिए साइन हुआ टू अलाउ इंडिया टू प्रोक्योर एंड ट्रांसफर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिक्योर कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद BECA के ऊपर बात चल रही है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन। अभी साइन नहीं हुआ है, जब साइन हो गया इट विल अलाउ इंडिया एंड USA टू शेयर जियोस्पेशियल एंड सैटेलाइट डेटा सच एज टोपोग्राफिकल, मतलब एक किसी एरिया के हमने मैप्स शेयर करने हो, नॉटिकल एरोनॉटिकल डेटा विद ईच अदर। तो एक नया डायमेंशन जो है वो इंडिया USA रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो इस समय डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत एक्टिवली दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में एंगेज कर रही हैं। और US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी नवंबर 2020 में है। और USA के अंदर जो है इस समय कुछ इश्यूज हैं, जैसे इंडिया को लेकर, जैसे इंडिया का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्रोक्योर करना रशिया द्वारा, और इंडियाज रिफ्यूजल टू अमेरिकाज रिक्वेस्ट टू सेंड इंडियन ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया को USA की ज़रूरत क्यों है, ये समझने वाली बात है। वी नीड मिलिट्री इक्विपमेंट, साइबर वॉरफेयर इन USA की स्पेशलिटी है, सैटेलाइट मैपिंग और इंटेलिजेंस ऑन टेररिस्ट, इन सब चीज़ों में हमको उनकी ज़रूरत है। और थोरियम यूटिलाइजेशंस, क्योंकि इंडिया अपना न्यूक्लियर प्लान जो है वो थोरियम बेस्ड रखेगा आने वाले समय में। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसकी मास्टरी है USA के पास। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इसकी मास्टरी है USA के पास। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें USA की ज़रूरत है। व्हाट इंडिया शुड गिव इन बैक, वापस क्या दे। इंडिया को अफगानिस्तान के कॉज में सपोर्ट करना पड़ेगा ट्रूप्स भेजकर। और इंडिया को हो सकता है आने वाले समय में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स वाला जो इलाका है वो नेवल एयरफोर्स बेसिस के तौर पर USA को सपोर्ट के तौर पर देना पड़े, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हमें नई डायमेंशंस जो हैं वो इंडिया USA रिलेशनशिप की देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो बनती है आज के न्यूज़पेपर में, अगर हम फर्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे तो देयर इज ए टाइटल हेड डिफेंस मिनिस्ट्री टू इम्पोज इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। एम्बार्गो का मतलब होता है कि रोक लगा दी। द डिफेंस मिनिस्टर विल इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स बियॉन्ड गिवन टाइमलाइन टू बूस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो द सेंटर हैज डिसाइडेड दैट इन any government contract over rupees 200 crore, no foreign company can participate in the tendering process. We will help Indian defense manufacturers. This year, rupees 52,000 crore items will be bought only from the Indian companies. तो हम इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन अप करना चाहते हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सामने लाना चाहते हैं। तो 25 बिलियन through indigenously manufactured defense products and also expect to export products worth 5 billion. तो आप ये पैराग्राफ जो है वो इन पर्टिकुलर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। तो पेज नंबर 5 के ऊपर इस टाइटल हेड के ऊपर आप ये एक पर्टिकुलर चीज़ नोट कर सकते हैं, RT-PCR
RT-PCR इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये वो टेस्ट है जिसके बेस पर कोविड-19 को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट बहुत बार पूछा जा सकता है। ये टेस्ट जो है ये यूजुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से लिया गया एक टेस्ट है। और आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए का एनकोड होना। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज़ ए मेथड ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ द सेम जेनेटिक मटेरियल स्ट्रैंड। तो RT-PCR आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देन पेज नंबर 5 के ऊपर साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज इन माथेरान। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस तरह की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जहाँ तक माथेरान की बात है, इट इज़ ए म्यूनिसिपैलिटी इन महाराष्ट्र। So after a long gap of 125 years, scientists have found 140 rare species of butterfly, including 77 new ones in the Matheran. The last time butterflies were codified in the eco-sensitive zone. तो ये एक eco-sensitive zone है। 1894 में 78 स्पीसीज जो हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई थी। तो इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया बायोडाइवर्सिटी डेटा जर्नल के अंदर। तो इसमें से जो टर्म है वो जो देखने वाली है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बहुत बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये 1883 में जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट NGOs इन इंडिया एंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। तो इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये नई स्पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पर पाया जाना, इट्स ए ग्रेट डिस्कवरी। उसके बाद अगेन पेज नंबर 6 के ऊपर सेफ्टी डेफिसिट, द कोझिकोड एयर क्रैश शोज दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ तक द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट इन कोझिकोड, तो इसमें 18 लोग मारे गए, 2 क्रू मेंबर्स मारे गए। और ये एक इसमें से जो टेबल टॉप रनवे, यहाँ पर एक टर्म आती है टेबल टॉप रनवे। अब व्हाट इज दिस टेबल टॉप रनवे? टेबल टॉप रनवे से मतलब होता है कि एक ऐसा रनवे जो कि एक क्लिफ के ऊपर हो, टॉप ऑन द प्लेट्यू और ए हिली सरफेस। और दोनों साइड्स पर जो है इसके क्लिफ होती है। और इस तरह के जो रनवेज होते हैं ये बहुत ही रिस्की माने जाते हैं। और रनवे ओवरशूट जो इस केस में प्रॉब्लम हुई है वो ऐसे रनवेज के केस में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर यहाँ पर जैसे कि इस केस में रेन ने इस पूरी मूवमेंट को अफेक्ट किया। तो आपको ये टर्म जो है टेबल टॉप रनवे इसमें से देखने को मिलती है। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बारे में जो बात कही जा रही है कि इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने फ्यूचर एयरपोर्ट्स को डिज़ाइन करना होगा। द कोझिकोड क्रैश शुड लीड टू ए फ्रेश रिव्यू ऑफ ऑल रिस्की एयरपोर्ट्स। ये लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रेमेडियल एक्शंस मस्ट बी टेकन इमीडिएटली। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अगेन ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू द पॉपुलर इमेजिनेशन। तो लिटिल बॉय
इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, एक तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स जो अभी तक हैं हमारे पास, दे आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, जिसके अंदर यूरेनियम 235 के एटम्स को ब्रेक किया जाता है और उनके टूटने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो लिटिल बॉय ये उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम है जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था जापानी सिटी हिरोशिमा के ऊपर, और उसके बाद फैट मैन ऑन नागासाकी। तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन उस प्रोजेक्ट का नाम था जिसके तहत ये दोनों एटॉमिक वेपन्स बनाए गए। जेबी ओपेनहाइमर का नाम इसके साथ हमेशा जोड़ा जाएगा, जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन को लीड किया था। और न्यूक्लियर हथियार जो है वो दुनिया के लिए हमेशा ही रिस्क रहेंगे। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, दैट यू मस्ट नो। और इन हथियारों को रेगुलेट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसीलिए हमारे पास दुनिया भर में बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि इन हथियारों को, इनकी प्रोडक्शन को, इनके आर्सेनल को, इनके नंबर को रेगुलेट किया जा सके। तो नेक्स्ट न्यूज़ पेज नंबर 9 के ऊपर, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी स्पेशली जुडिशरी सेक्शन, इंडिया इनवाइट रिक्वेस्ट फॉर सीनियर एडवोकेट टाइटल। इंदिरा जयसिंह जी ने कहा है, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह हैज़ अर्ज द सुप्रीम कोर्ट टू ब्रश ऑफ इट्स इनर्शिया एंड इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम लॉयर्स फॉर कन्फर्मेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन. Ms. Jaisingh, who was country's first women additional Solicitor General, suggested that the court could initiate the designation process online during the pandemic, क्योंकि अभी ज़्यादा सीनियर एडवोकेट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। और जहाँ तक सीनियर एडवोकेट्स की अपॉइंटमेंट की बात है, दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक, द एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, जो कि एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स, नेमली सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। और एन एडवोकेट मे विद हिज कंसेंट बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। इफ द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी की जजमेंट, स्टैंडिंग एट द बार, कितने साल हो गए बार को ज्वाइन किए हुए, रेपुटेशन क्या है, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन द लॉ, एंड ही इज डिजर्विंग ऑफ सच डिस्टिंक्शन। तो सीनियर एडवोकेट शेल इन द मैटर ऑफ दियर प्रैक्टिस बी सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे इन द इंटरेस्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन प्रिस्क्राइब। तो सीनियर एडवोकेट्स के ऊपर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगती हैं। और सीनियर एडवोकेट्स का जो डेजिग्नेशन है उसकी कन्फर्मेंट कैसे होती है, ये हमें यहाँ पर समझना है। गाइडलाइंस टू रेगुलेट कन्फर्मेंट ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए एक कमेटी होती है, कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, जिसके जो चेयरपर्सन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मेंबर्स की बात करें तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल एंड ए मेंबर ऑफ बार नॉमिनेटेड बाय द अबव मेंबर्स, and they look into the application regarding the conferment of senior advocate designation. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो भी पेज नंबर 9 के ऊपर, पीएम लॉन्चेस फार्म इंफ्रा स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे लॉन्च्ड a new financing scheme under the 1 lakh crore agriculture infrastructure fund meant for setting up storage। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ये एक स्कीम है। किस लिए? स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, स्पेशल मेंशन है, अंडरलाइन कीजिएगा, विच विल हेल्प फार्मर्स गेट हायर प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट। तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पीएम मोदी लॉन्च द स्कीम बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरेक्टेड विद फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। और 6th इंस्टॉलमेंट ऑफ द फंड्स अंडर पीएम किसान स्कीम, 17,000 करोड़ रुपया 8.5 करोड़ फार्मर्स के लिए, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया गया 2280 फार्मर सोसाइटीज़ अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ए मंथ अगो।
ये स्कीम जो है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, मतलब जो फार्मर को क्रेडिट देती हैं उन सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, और एग्री एंटरप्रेन्योर्स इन बिल्डिंग अप कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, मतलब जो सबके लिए इस्तेमाल में आए, एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इन चीज़ों की कमी है हमारे यहाँ। बहुत सारा अनाज जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ना होने के कारण ख़राब हो जाता है और मार्केट में उसकी वैल्यू किसान को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर फार्म कमोडिटीज़ में महंगाई भी आती है। इससे वेस्टेज होती है और ये जो वेस्टेज है ये बहुत बड़ी मात्रा में महंगाई होने का कारण है फूड सेक्टर में। तो अगर हम इस स्कीम के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढें, तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे, इंडिया हैज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लाइक वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन्स, फूड प्रोसेसिंग, एंड बिल्ड ए ग्लोबल प्रेजेंस इन एरियाज सच एज ऑर्गेनिक एंड फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड का मतलब होता है वो फूड जिनके अंदर हम बाहर से कोई न्यूट्रिशन ऐड करके उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। जहाँ तक इसके अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF की बात आ रही है, ये एक पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली पूरे देश में, और इसका जो एम है दैट इज प्रोवाइडिंग ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स। वायबल मतलब जो चल सके, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जो है आप ये कह लीजिए कि उसमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ आती हैं ताकि हम हार्वेस्ट को मैनेज कर सकें। कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स हैं, और फाइनेंसिंग जो है ये आमतौर पर इंटरेस्ट सबवेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में होती है। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब किसान को सीधा क्रेडिट दे सकते हैं, और इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि हम फार्मर को इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इस स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2029 तक AIF जो है 10 सालों के लिए, और 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा एज लोन्स। याद रखिएगा, एज लोन्स टू द बेनिफिशरीज। इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। हालांकि इस न्यूज़पेपर के अंदर भी बता रखा है। एक तो पैक्स हैं जिसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ आती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो मार्केटिंग करने में हेल्प करती हैं, FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसमें बहुत सारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, फार्मर्स हैं, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो इन सब को जो है वो ये फैसिलिटी जो है वो दी जा सकती है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू, और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन जो है दी जाती है। ऑल लोन्स अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल हैव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू ए लिमिट ऑफ ₹2 करोड़ अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years। तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी किसान को मिलती है, और इससे किसान के पास मनी की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। और ये जो फंड है इट विल बी मैनेज एंड मॉनिटर्ड बाय एन ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म विच विल बी एनेबल ऑल द क्वालिफाइड एंटिटीज टू अप्लाई फॉर लोन अंडर द फंड। तो ऑनलाइन मैनेजमेंट जो है वो इसके लिए बनाया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, very important development. The Prime Minister Narendra Modi said on Sunday the Andaman and Nicobar Island region, owing to its strategic importance, was going to be developed as a maritime and startup hub. Maritime एंड स्टार्टअप हब, हमें इस टर्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब, ये क्यों कहा गया? PM will inaugurate a submarine, मतलब अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन चेन्नई एंड द आइलैंड्स टुडे। तो डिजिटली इंडिपेंडेंट बनाना इस इलाके को ज़रूरी था, तो ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अंडमान निकोबार में होगी। तो यहाँ पर हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर पाएंगे, ख़ास तौर पर मैरीटाइम स्टार्टअप्स। मैरीटाइम स्टार्टअप्स में बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो तरह तरह के अप्रोच रख सकते हैं एज फार एज business is concerned related to the maritime nature of the island।
तो यहाँ पर जो सी वाटर है उसमें फिशरी हो सकती है, उसमें डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के ऊपर काम हो सकता है, और टूरिज़्म जो है यहाँ पर बेटर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और ऑर्गेनिक और कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस रीजन में जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं, उनकी मार्केटिंग को बेटर तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू सी, ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। और यहाँ पर एक आपको टर्म मिलेगी, द 12 आइलैंड्स ऑफ द आर्कीपेलागो। व्हाट इज एन आर्कीपेलागो? इट इज ए चेन ऑफ आइलैंड्स। तो देन he said the proposed transshipment hub in the Andaman will help the group of island become an important center of the blue economy and a maritime startup hub। तो ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा, शिप्स जब इस इलाके से गुजरेंगी तो उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। Over 300 kilometers of national highway is expected to be completed in record time, he said, adding his government is working to improve air connectivity with these islands between them and rest of the country। तो अंडमान निकोबार का जो पोटेंशियल है उसको टैप करने की कोशिश में हमारी सरकार इस समय एफर्ट्स कर रही है। तो पेज नंबर 14 के ऊपर एक टाइटल हेड है, लोया जिरगा अप्रूव्स प्रिजनर्स रिलीज। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा। द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान ऑन द वर्ज ऑफ पीस टॉक्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ प्रोमिनेंट अफगान अप्रूव द रिलीज ऑफ अबाउट 400 कंटेंशियस मिलिटेंट प्रिजनर्स, द हेड ऑफ काबुल्स पीस काउंसिल सेड ऑन संडे। तो अब इसका हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। लोया जिरगा क्या है? लोया जिरगा को ग्रैंड असेंबली कहा जाता है, और अफ़गानिस्तान में अभी इसको रिसेंटली कन्वीन किया गया था, और इन्होंने 400 तालिबान फाइटर्स के ऊपर डिसीजन लेना था जो कि मर्डर्स, एब्डक्शंस, इस तरह की चीज़ों के लिए अंडर सेंटेंस थे कि इनको रिलीज़ किया जाए या नहीं। सबसे पहले व्हाट इज़ लोया जिरगा? लोया जिरगा एक मास नेशनल गैदरिंग होती है जिसमें जो अफ़गानिस्तान के अलग अलग एथनिक, रिलीजियस, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इकट्ठी होती हैं। और अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, सेंचुरीज ओल्ड कंसल्टेटिव बॉडी है, जिसको आमतौर पर नेशनल क्राइसिस के तौर पर हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान में कन्वीन किया जाता था, या फिर कोई नेशनल इशू को सेटल करने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में लोया जिरगा इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अफ़गान पीपल। ये एक ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, इसके डिसीजंस जो हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन वहाँ का अगर हम कल्चर देखें, हिस्ट्री देखें, तो लोया जिरगा का डिसीजन जो है ये फाइनल माना जाता है, जिसको प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो हैं वो एक्सपेक्टेडली इसके रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। और लोया जिरगा को इस समय क्यों बुलाना पड़ा, क्यों कन्वीन करना पड़ा? अफ़गान प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो है वो प्रिजनर्स को, तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो इंट्रा अफ़गान टॉक्स चल रही थी उनकी डिरेलमेंट, उनका फेलियर का खतरा पैदा हो गया, और तालिबान ने कहा कि हम और ज़्यादा ब्लड शेड करेंगे इफ़ प्रिजनर्स आर नॉट रिलीज्ड। और यूएसए की जहाँ तक अगर हम इसमें रोल की बात करें तो यूएसए ये मानता है कि अगर अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कोई टॉक्स हो जाती हैं तो इससे रिडक्शन ऑफ वायलेंस हो सकता है, और रिजल्टिंग इन पीस एग्रीमेंट और एंड ऑफ द वॉर इन अफ़गानिस्तान। और जहाँ तक ये प्रिजनर एक्सचेंज की बात करें, द प्रिजनर एक्सचेंजेस आर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट साइंड बाय द यूएसए एंड तालिबान एंड द यूएसए एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन फरवरी 2020। और जो प्रेजेंट अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी, उन्होंने ये कहा था कि मैं इन लोगों को रिलीज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वजह से लोया जिरगा को जो है वो कन्वीन किया गया, और ये डिसीजन हुआ कि इन प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए। तो दिस वाज अबाउट लोया जिरगा एंड इट्स प्रेजेंट कन्वेंशन। तो अगेन पेज नंबर 14 के ऊपर, मिस्टर महिंदा राजापक्सा sworn in as Sri Lankan Prime Minister. This comes after his party secured a 2/3 majority in last week's parliamentary elections.
Mahinda Rajapaksa on Sunday took the oath of the office of Prime Minister of Sri Lanka. तो यहाँ से पहली बात, he was the former president. Now he has become Prime Minister of Sri Lanka. Following the ruling party's landslide victory in August 5 general elections. और यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूँ श्रीलंकन पार्लियामेंट के बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। श्रीलंकन पार्लियामेंट एक यूनिकैमेरल बॉडी है, मतलब सिंगल हाउस है यहाँ पर, जिनका स्ट्रेंथ 225 है। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और टर्म ऑफ ऑफिस इनकी 5 साल की होती है। तो जहाँ तक 2020 श्रीलंकन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात है, श्रीलंका पोदुजना पेरामुना, दिस इज़ द नेम ऑफ द पार्टी विच इज़ लेड बाय मिस्टर महिंदा राजापाक्सा, और इन्होंने 145 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 225 सीट्स। तो वी कैन से वेरी क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। और इसी अंदर, इसी न्यूज़ हेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ स्वीपिंग चेंजेस की बात की जा रही है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। The brothers vote to repeal a 2015 legislation capping presidency at 2 terms and trimming the president's executive powers. तो इस तरह के कुछ स्वीपिंग चेंजेस जो हैं वो होते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं आने वाले समय में। और इसको ये 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कही गई थी, जिसमें रिड्यूस द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट फ्रॉम 6 years to 5 years। और नो पर्सन हु हैज़ बीन ट्वाइस इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शेल बी क्वालिफाइड देयर आफ्टर टू बी इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंशियल ऑफिसर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके थ्रू की गई थी। और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अब बदलती हुई नज़र आ रही हैं। शायद ये लेजिस्लेशन जो है इसको रिपील किया जा सकता है आने वाले समय में। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो मैंने आपको बताई है ऊपर। एक तो यूनिकैमरलिज्म का पता होना चाहिए और स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए आपको इस टाइटल हेड में से। सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली इनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। स्टे इनसाइड। हैव ए गुड डे।